नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपनी ये फर्स्ट क्लास है जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड राजस्थान में होने वाली टीचर्स वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर ये क्लासें चालू की गई है। तो इनमें मैंने जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा और नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। मैंने उसमें कहा था जो भी ग्रेजुएशन पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने की वजह से साथ ही जो एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल का जो भी पोर्शन था उस पर अपन चर्चा कर चुके थे कि इसको तो अपन कहीं ना कहीं से सब जगह पढ़ते रहते हैं, पर अगर जो ग्रेजुएशन पोर्शन है वो उन्हीं लोगों का अच्छा होता है जो कॉलेज टाइम पे काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ा हो, जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तीनों सालों में उनको अच्छे से कोचिंग की हो या कहीं से पढ़ा हो, कहीं कॉलेज गए हो, तो उनका अच्छा रहता है। और साथ ही ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो इसमें जो अपना पोर्शन ग्रेजुएशन पोर्शन है, इस पर ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट एक एक लाइन के स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है, और ताकि अपना टाइम भी बचाते हैं और उधर टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए मैंने अपनी ये क्लास चालू कर दी है। साथ ही अपना पहला टॉपिक रहेगा रियल एनालिसिस। साथ ही अगर ये टॉपिक किसी के अगर बीएससी पार्ट पे सेकंड थर्ड में आ रहा है या फिर अदर वैकेंसीज में जैसे टीजीटी पीजीटी की टीचर्स की वैकेंसी तो उनमें है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो आज से शुरू करते हैं। सारी क्लासें मैंने थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों अलग अलग रखे हैं। थ्योरी पोर्शन को अपन ये इस तरह की स्लाइड्स में बना बना के कर लेंगे ताकि जल्दी हो जाए, और साथ ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और उन प्रेस्टीज वाले क्वेश्चनों में ज़्यादातर क्वेश्चन वो रहेंगे जो कि एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, और साथ ही वे क्वेश्चन रखेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, थ्योरी को अच्छे से समझेंगे ताकि अपन वो थ्योरी को स्टेटमेंट अगर वगैरह आता है तो वो भी अपना छूटे ना। तो रियल एनालिसिस है ना, वास्तविक विश्लेषण, इसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो, वास्तविक विश्लेषण में दो तरीके से टॉपिक में क्वेश्चन आता है। एक आता है डायरेक्ट जो थ्योरी पोर्शन है उसमें से, जैसे ये ऐसे लिखी हुई है इस थ्योरी से या इसके जैसे, और एक जो आता है अपना सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है, वो केवल रियल सीक्वेंस पे आता है, अनुक्रम व श्रेणियों से। उसमें वो अपसारी अपसारी वगैरह के टेस्ट, कोशी सीरीज, कोशी सीक्वेंस वगैरह की जानकारी पूछता है, जिसके बाद वो एबल टेस्ट, रोस्ट वेडल टेस्ट वगैरह के देकर काम करवाता है। एक जो पार्ट है उसका है रिमन इंटीग्रल, पर उसके पहले अपन इस पे कर लेते हैं बात। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या निकाय। तो इसमें क्या है, देखो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने की विधियां हैं। विधियां कैसे, जैसे अपन पहले पढ़ भी चुके हैं। एक तो जो होती है अपनी परंपरागत विधि। परंपरागत विधि कौन सी, जिसमें अपन ने नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा था। जैसे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा, पूर्ण, पूर्णांक वगैरह, यानी नेचुरल नंबर, इंटीजर और रेशनल इरेशनल। इन संख्याओं के क्या करते हैं, अलग अलग से सेट बना के, और उन्हीं सेट्स को उनमें मतलब उसमें ऑपरेशन वगैरह लगा के, संक्रिया वगैरह लगाकर इनको पढ़ा जाता है। ये तो था अपना ट्रेडिशन। अभी जो मेथड चल रहा है वो चल रहा है अभिगणित, है ना। और अभिगणित के बाद भी कुछ होता है, पर अभी जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो भी यही है। अभिगणित मतलब एक्जोमेट्रिक मेथड। एक्जोमेट्रिक मेथड क्या होता है, तो देखिए आप, देखो इस विधि में आरएनएस मतलब ये वाला रियल नंबर सिस्टम। इस विधि में रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या निकाय के अध्ययन, ऐसी अतिरिक्त समुच्चय। देखो सबसे पहले बात आती है अपनी समुच्चय, सेट थ्योरी, है ना। सेट थ्योरी इसमें इन्वॉल्व होगी। इसमें क्या रहेंगे, सेट रहेंगे, समुच्चय के रूप में करते हैं जिनमें द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन लगाए जाते हैं, ठीक है। द्विआधारी संक्रियाओं तथा अवयव पूर्ण क्रमित। अब ये पूर्ण क्रमित ये आगे ये तो आपने पढ़ी रखा होगा एलजेब्रा में, फील्ड थ्योरी में, उसमें पूर्ण क्रमित क्षेत्र अभिकृतों, यानी उस जो भी सेट बन रहा है उस सेट का फैलाव और उस सेट का जो भी फील्ड बनना हुआ है उसके क्रमित क्रमित क्षेत्र अभिकृतों का पालन करते हैं। किस तरह करते हैं वो अपन समझ लेंगे, है ना। बाकी डेफिनेशन में ये है कैसे, कौन सी विधि है कि भाई एक तो सेट थ्योरी इसमें इन्वॉल्व है, सेट थ्योरी के साथ फील्ड थ्योरी और ऑर्डर्ड, जैसे ये है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, है ना। क्या है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के थ्योरी को मिलाकर बनाया हुआ कौन सा मेथड है, एक्जोमेट्रिक। एक्जोमेट्रिक में अपन ने सुन भी रखा होगा आपने, सेट थ्योरी में अपने पास 3-4 एक्जोमेट्रिक होते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं, एक तो क्रम विनिमयता पढ़ा होगा, है ना। क्या होता है, कम्यूटेटिव, है ना। कुछ वैसे ही जैसे एसोसिएटिव मतलब
एग्जोमेटिक एग्जियम से तो होता है ना वहाँ, एसोसिएटिव के रूल को फॉलो करता है नहीं करता, मतलब साफ चर्याता के नियम को फॉलो करता है या नहीं करता। इसके बाद अपन बंटनता, ये क्या थी अपनी, ये एग्जाम्स थे। तो इन्हीं एग्जाम्स में अब इसके कुछ एग्जाम्स अलग हो जाते हैं, तो उन एग्जाम्स को अच्छे से डिटेल्स पढ़ेंगे। पर थ्योरी पोर्शन में अब कौन कौन से एग्जाम कहाँ आते हैं, देखो पूर्ण कर्मिक क्षेत्र यानी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड में क्या क्या होगा। देखो पहले होगा अपना कर्मिक क्षेत्र की अभिगति, जो भी ऑर्डर पेड रहेगा उसका एग्जाम्स है। फिर उसमें कौन कौन से, एक तो फील्ड एग्जाम्स आएंगे, ऑर्डर्ड एग्जाम्स आएंगे, पॉजिटिव एग्जाम्स आएंगे, 3 तरह के आएंगे। दूसरा जो पार्ट रहेगा इसमें कंप्लीट और एग्जाम्स में रहेंगे, और तीसरे में द्विआधारी संक्रियाओं को लगाएंगे, जो कि गुणा के लिए अलग रहेगी और प्लस के लिए अलग रहेगी, यानी बाइनरी ऑप्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब ये क्या है क्या नहीं है, इनके एग्जाम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब अपन देखते हैं क्षेत्र अभिकर्मित फील्ड एग्जाम है ना, जो कंप्लीट अपने पास जो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड था, पूर्ण कर्मित क्षेत्र, उसकी पहली कंडीशन क्षेत्र अभिकर्मित फील्ड एग्जाम है ना। तो इसमें क्या है, देखो इसको सबसे पहले समझते हैं। योग संक्रिया के लिए क्षेत्र अरिक्त समुच्चय एफ आबेली ग्रुप होना चाहिए है ना। चलो फील्ड एग्जाम को अपन लिख भी सकते हैं एफ प्लस और क्रॉस, ये हो गया अपना फील्ड है ना। और ये फील्ड किसको फॉलो करना चाहिए, इन एग्जाम्स को। ये करके समझते हैं क्या है क्या नहीं है, ये इसको अच्छे से देख लेना। क्रॉस प्लस है ना, द्विघात बाइनरी ऑपरेशन भी लग रहा है, प्लस और इनटू। ठीक है, तो पहली योग संक्रिया के लिए आबेली होना चाहिए है ना। अब आबेली की क्या क्या कंडीशंस है वो फॉलो कर लेंगे। प्लस गुणन के लिए भी अतिरिक्त समुच्चय आबेली होना चाहिए, जो भी एफ जो अतिरिक्त क्षेत्र समुच्चय दे रखा है वो क्या होना चाहिए, गुणन के लिए भी आबेली होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है अपने पास है बंटनता, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के नियम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो अपन डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। क्या है बंटनता, कैसे, प्लस के लिए कैसा होता है, जैसे ए बी प्लस सी, तो बंटनता से क्या होता है ए बी प्लस ए सी। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन योग के लिए आबेली है ना। आबेली के लिए कौन कौन से नियम या कौन कौन से एग्जाम्स ये फॉलो करेगा, तो कौन कौन से एग्जाम फॉलो करेगा पहले देख लेते हैं। ए कोई एलिमेंट है जो एफ में है, ठीक है, और बी कोई एलिमेंट है एफ में, तो ए और प्लस बी क्या होना चाहिए, एफ में होना चाहिए। इसको कहते हैं सवर्तता, सवर्तता है ना। नीला इसके ले लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। सवर्तता मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्सियोम्स भी कह सकते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियोम्स। सवर्तता क्या करते हैं इसमें, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही, ए बी एफ में बी बी एफ में, तब क्या होना चाहिए ए प्लस बी बी एफ में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी ए बी सी अगर एफ में है तो क्या, देखो इसको तो अपन जानते भी हैं क्या है ये, साहचर्यता, साहचर्यता एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, पहले योग के लिए कर रहे हैं तो योग के लिए ए प्लस बी प्लस सी, और इनमें से साहचर्यता लगाएंगे तो बाद वालों को जोड़ेंगे तब भी फॉलो करना चाहिए। तीसरी ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए बराबर ए, मतलब क्या हुआ, यह है एक्जिडेंस ऑफ, एक्जिडेंस ऑफ क्या है, अब देखो ये क्या है इसका एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, तत्समक होना चाहिए, तत्समक अवयव, यानी योग में तत्समक अवयव प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, दूसरी देखते हैं, ए एफ में हो, बी एफ में हो, जीरो भी एफ में हो। अब देखो ए प्लस बी बराबर जीरो आ रहा है, ए प्लस बी बराबर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखो क्या मिल रहा है, एडिटिव जो तत्समक अवयव था वो मिल रहा है ए प्लस बी के साथ, तो इसका कह सकते हैं सीधा कि इन्वर्स होना चाहिए, इन्वर्स विद्यमान हो, प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, प्रतिलोम विद्यमान हो, यानी एक्जिडेंस, एक्जिडेंस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो ए बिलोंग्स टू एफ, बी बिलोंग्स टू एफ, और ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी, तो ये तो अपनी सीधी सी है क्रम विनिमयता, विनिमयता।
है ना, कॉम्यूटेटिव। तो जब ये चारों एक्सियोम फॉलो हो जाएंगे तो अपन क्या कह देंगे उसको कि ये ग्रुप योग के लिए आबेली है, आबेली है, काय के लिए, योग के लिए। ठीक, अब ठीक ऐसे ही गुणन के लिए, गुणन के लिए पहला यही ए बी एफ में हो, बी भी एफ में हो, तब ए डॉट बी क्या होगा, एफ में होगा, तो वही समवर्तता यानी क्लोजर। ठीक, दूसरा ए बी सी अगर एफ में हो तो ए डॉट बी कोष्टक सी बराबर ए डॉट बी, ए डॉट कोष्टक बी सी यानी क्लोज, साचर्यता, चर्यता, साचर्यता के नियम को फॉलो करना चाहिए। तीसरी ए एफ में हो, वन भी एफ में हो। अब यहाँ वन क्या क्यों लिया, तो अपन देखेंगे ए डॉट ए डॉट वन, तो ये क्या हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तत्समक अवयव है किसमें, गुणन में, यहाँ योग में था। ठीक, अब अगर ए डॉट बी करने पर वन आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये इसका क्या है, प्रतिलोम है, तो एग्जिटेंस ऑफ इनवर्स, है ना, प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, विद्यमान हो। और जो सबसे लास्ट में आती है ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी यानी क्रम विनिमयता। तो कुल मिलाकर क्या समझे इससे अपन कि फील्ड ए अगर अभिग्रेत के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहली योग के लिए आबेली, तो उसके लिए कितनी कंडीशन आई, ये 5। फिर गुणन के लिए आबेली के लिए कितनी कंडीशन निकल के आई, 5, है ना। और साथ ही क्या होना चाहिए, बंटनता के नियम को फॉलो करना चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, जो कि अपन ने देख लिया। ठीक है, तो ये था अपना क्षेत्र अभिगर्मित। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रम अभिगर्मित, द ऑर्डर एक्सियोम्स, है ना। अब ऑर्डर मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर में अपन 2-3 तरीकों से इसको देखते हैं, जैसे तो एक तो मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, है ना। तो पहली जो इसके एक्सियोम्स आते हैं वो यही है, त्रिविभागी, है ना। तो इसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं ट्राइकोटोमी लो भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्राइकोटोमी लो। ठीक है, जो होता क्या है, ये जो 3 कंडीशन दे रखी है, x या तो बड़ा होगा y से, x या तो बराबर होगा y से, या x है तो छोटा होगा y से। तो इन तीनों में से एक कंडीशन ये फॉलो करनी चाहिए। तो कम से कम एक कंडीशन को, एक शर्त को संतुष्ट करे, संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो कम से कम एक कंडीशन को संतुष्ट करता हो, किन तीनों में से, या तो बड़ा हो, छोटा हो, या बड़ा हो, x, है ना। ठीक है, अगला आता है संक्रामक, इसको इंग्लिश में ट्रांजिटिव एक्सियोम्स, एक्सियोम लिख लेते हैं इसको। जैसे ही ऑर्डर पेयर किया ना, तो इसको O1 O2। ठीक है, तो क्या है, ये x y से बड़ा हो, y z से बड़ा है, तब क्या होना चाहिए कि x z से बड़ा होना चाहिए, जो कि अपन जानते भी हैं। कोई भी संख्या ले ली मैंने, 1 2 ले लिया, 2 1 से बड़ा है, 1 0.5 से बड़ा है, तो 2 0.5 से वैसे ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या बात थी अपनी एक्सियोम्स की, x भी ग्रेटर देन होना चाहिए z से, या तो अपोजिट में लग जाएगा, किस में, इसमें लगाओगे लेस देन में, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तब भी ये संक्रामक का नियम फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों में से एक शर्त होनी, तो इन्हीं से ऑर्डर चलेगा अपना। थर्ड, योग के लिए एक दिष्ट, है ना, यानी कह सकते हैं मोनोटोनिक होना चाहिए, मोनोटोनिक इन किसमें, एडिटिव में, इन एडिशन। एक दिष्ट का मतलब, एक दिष्ट मोनोटोनिक या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, यदि x की क्या हो, y से बड़ा हो, यदि x y से बड़ा हो, तो यहाँ ये वाला साइन होगा, तब x में अगर कुछ जोड़ेंगे तो वो भी, और y में कुछ जोड़ेंगे
तब भी वो जो बड़ा है उसी तरफ बड़ा साइन आएगा, जो कि आता भी है बेसिकली, है ना। क्या होता है, x अगर y से बड़ा है तो y में अगर कुछ बराबर, दोनों में अगर बराबर संख्या जोड़ेंगे तब भी जो बड़ी वाली संख्या है वही बड़ी रहेगी, ठीक है। ऐसे ही गुणन के लिए एक दिष्ट हो तो मोनोटोनिक इन मल्टीप्लिकेशन। अब इसको कैसे, ठीक वैसे ही जैसे योग के लिए था, अगर x y से बड़ा है, अब दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी जब x की तरफ जो गुणन है वो y z की तरफ से गुणन से बड़ा रहेगा, ये y है, ठीक है। y इंटू जेड, x में z का मल्टीप्लाई किया, y में z का मल्टीप्लाई किया, तो यही रोल और यही ऑर्डर इधर भी फॉलो होगा, ठीक है। तो ये अपनी 4 एक्सोम्स थी जो किसको फॉलो कर रही थी, O1 O2 O3 O4, जो कि अपने क्रम अभिक्रमित द ऑर्डर ऑफ एक्सोम्स को, द ऑर्डर एक्सोम्स को फॉलो कर रही थी, है ना। अब ये तो सब थी ग्रेटर के लिए, अगर लोअर के लिए लगाएंगे तब भी वो वाली साइन साले चेंज हो गए, ये कि यही निकल के आएंगे। अब ये सारे फॉलो होता है, क्या कहेंगे उसको, कि ये क्रम अभिक्रमित है, जैसे उधर कहा था फील्ड अभिक्रमित था, क्षेत्र अभिक्रमित। जो थर्ड पार्ट था अपना क्या था, धनात्मक पॉजिटिव एक्सियोम्स। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ए और बी अगर पी में है तो ए प्लस बी वो भी पी में होगा, ए इंटू बी वो भी पी में होगा। साथ ही अगर उनमें जीरो नहीं है तो ए पी में है तो माइनस ए भी पी में होगा। तो ये थी अपने पॉजिटिव एक्सियोम्स की बात, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं अपन और कर लेते हैं क्रम अभिक्रमित से, यानी फील्ड एक्सियोम्स में से अब ऊपरी और निम्नी परिबद्ध वाली क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पूर्ण क्रमित क्षेत्र की परिबद्धता, है ना। अब पूर्ण क्रमित को अभी मैंने लिख ही दिया था, क्या होता है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ठीक है। पूर्ण क्रमित क्षेत्र की परिबद्धता कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपन ऊपरी परिबद्ध, है ना। ऊपरी परिबद्ध मतलब ऊपर से ढका हुआ है कि नहीं है। तो ऐसी कोई वैल्यू जिससे ऊपर का मान उसका नीचे ही आए, है ना, उससे ऊपर मान नहीं जाए, और उससे ऊपर जाए तो वो उसकी ऊपरी वैल्यू हो जाए, पर कहीं ना कहीं बाउंड हो जाए। बाउंड भी वो जो सुपरिभाषित हो, ऐसा नहीं हो कि इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी को अपन बाउंड नहीं कहते। तो कैसे कहेंगे, देखो अपर बाउंड, ठीक है। एक क्षेत्र है, क्षेत्र की बात चल रही है फील्ड की, कोई ऐसा अवयव के विद्यमान हो कि क्षेत्र एफ के अतिरिक्त समुच्चय, किसी अतिरिक्त समुच्चय, जैसे किसी अतिरिक्त समुच्चय एस के सभी अवयव क्या हो, के से छोटे हो या बराबर हो, के से छोटे या बराबर हो, तब उप समुच्चय एस क्षेत्र का क्या कहलाता है, ऊपरी परिबद्ध कहलाता है। ये परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध कहलाता है, ठीक है। मैथमेटिकल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स कर रहा है s को, तब x क्या हो, या तो बराबर हो या फिर लोअर देन k हो, है ना। इसका मतलब ये है ना कि इसकी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो या उससे कम हो, और k क्या हो, एफ में हो, है ना, उस क्षेत्र में विद्यमान हो। तो ठीक बिल्कुल वैसा जैसा कहा गया था। तो अब ये क्या हो गया, अपने मैथमेटिकल से सीधा इसको ही याद कर लेंगे, जो कि है ये, ठीक है। क्या याद करेंगे अपन, x कोई भी ऐसा अवयव जो कि s में हो, अतिरिक्त समुच्चय s में हो, और x जो वो अवयव हो वो k के बराबर या k से छोटा हो, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू f, ठीक। अब देखो ये ऊपरी है ना, ऐसे निम्न, तो सेम टू सेम परिभाषा। अब यहाँ k अवयव क्षेत्र f के अतिरिक्त समुच्चय s के सभी अवयव k से, अब यह तो बड़े हों, यहाँ क्या लिखेंगे, k से बड़े हों या बराबर हो, और स्मॉल के ले लेते हैं इसको, स्मॉल के बराबर हों, है ना। बाकी डेफिनेशन तो सेम टू सेम वही रहेगी। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि x कोई अवयव है जो s में है ना, और s मोर देन इक्वल टू है किसके, k के, x बराबर है किससे, k से, फॉर ऑल k स्मॉल k बराबर f, यानी फील्ड में है। तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई निम्न परिबद्ध की, सबसे लोएस्ट वैल्यू। अब सबसे लोएस्ट वैल्यू या तो उसके बराबर हो या सब वैल्यू उससे बड़ी हो।
तो वो क्या कहलाएगा, लोएस्ट वैल्यू यानी निम्न परिबद्ध। अब देखो ये दोनों कन्फ्यूजन कर देते हैं, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम नहीं है। क्या कन्फ्यूजन करते हैं, देखो उच्चक। अब उच्चक का मतलब तो अपन जानते हैं सबसे ऊंचा, पर ऐसा नहीं है। उच्चक निम्नतम मान को ही उच्चक कहते हैं। देखो ऊपरी परिबद्धों है ना, ऊपरी परिबद्धों के सभी समुच्चयों का निम्नतम, ये ध्यान रखना, निम्नतम है ना, निम्नतम क्षेत्र एफ का उच्चक कहलाता है। देखो इंग्लिश में इसे लिखेंगे तो किसे लिखेंगे, सुप्रीमम, और इसको ऊपरी परिबद्धों का निम्नतम, इसको लिखते हैं लिस्ट, है ना, लिस्ट लिखते हैं अपन, लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो इसको ऐसे मैथमेटिकली शो करेंगे तो क्या लिखेंगे, SUP सुप्रीमम, या फिर LU और B, लिस्ट अपर बाउंड, LUB। ठीक है, तो जो सबसे निम्नतम वैल्यू आएगी, जिस वैल्यू से सारे मान क्या रहे बड़े, तो उसको क्या कहते हैं, उच्चक, है ना, यानी सुप्रीमम। ऐसे ही अब निम्नक, तो निम्नक ऐसी कोई बड़ी से बड़ी वैल्यू जिससे सारे मान क्या हो, नीचे हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, इन्फीमम। अब इसको ले लेते हैं, जैसे निम्न परिबद्धों का उच्चक मान है ना, तो इन्फीमम को हाईएस्ट लिख लेते हैं। ऐसे इन्फीमम को एक तो लिखते हैं INF, इन्फीमम, है ना, और एक उसका हो जाएगा अपर, यानी लिस्ट की जगह आ जाएगी मोस्ट, है ना, तो अपर बाउंड। इसमें को लिखेंगे अपन ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड को क्या लिख सकते हैं अपन, GUB। अब देखो ध्यान से याद रखना, उच्चक मतलब ऐसी निम्नतम वैल्यू जो कि सबसे, जिसके मान सारे वैल्यू से छोटे हो, है ना, मतलब ऐसी निम्नतम वैल्यू जिसका मान सारे वैल्यू से बढ़िया है। ठीक, और निम्नक के लिए ऐसा उच्चतम मान जिससे सारी वैल्यू नीचे आए, यानी मान कम रहे। ठीक है, तो ये थी अपने परिबद्ध अपरिबद्ध की बात है। अब देखो परिबद्ध समुच्चय, तो वो समुच्चय जो ऊपरी और निम्न वैल्यू से परिबद्ध हो, है ना, यानी ऊपरी बंद हो और निम्न परिबद्ध हो, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे, बाउंडेड। वो क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट कह देते हैं समुच्चय, है ना। कैसे, एक तो ऊपरी, तो ऊपरी जैसे मान लो x, तो इसकी ऊपरी निम्नतम वैल्यू तो क्या लिख ली मैंने, स्मॉल k, और ऊपर क्या ले लूँगा मैं, कैपिटल K, जो कि अपन ने पढ़ी भी है ऊपर। और इसके अलावा कोई सी भी कंडीशन हो, ऊपरी हो, निम्न नहीं हो, निम्न हो, ऊपरी ना हो, दोनों ही नहीं हो, तो क्या कहलाएगा, अपरिबद्ध, यानी अनबाउंडेड सेट। ठीक है, तो ये थी अपने ऊपरी व निम्न, यानी ऊपरी व निम्न परिबद्ध और अपरिबद्ध की बातें। तो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अपन क्रम पूर्णता अभिग्रहित, है ना, अभिग्रहित। देखो क्या होता है ये, पहले इंग्लिश देख लो इसकी, ऑर्डर, कंप्लीटेंस और अभिग्रहित एग्जाम्स। जैसे फील्ड एग्जाम्स थी ना, उनको फॉलो, फील्ड एग्जाम्स, फिर उसकी अपन ने देखी थी कि तत्समक होना चाहिए, प्रतिलोम होना चाहिए, इस तरह से ही क्रम पूर्णता अभिग्रहित में भी एग्जाम्स है। क्या क्या एग्जाम्स है ये देख लेते हैं। पहला, क्षेत्र एफ में ऊपरी परिबद्ध का उच्चक विद्यमान हो। ठीक है, यानी ऊपरी परिबद्धों का उच्चक, क्या कहा था मैंने, लिस्ट अपर बाउंड, है ना, LUB कहा था ना, LUB, लिस्ट अपर बाउंड, या फिर इसको कहा था मैंने सुप्रीमम से। तो भाई ये तो कम से कम विद्यमान होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, क्षेत्र एफ में निम्न परिपदों का निम्नक विद्यमान हो। निम्न परिपदों का मतलब ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंडेड, है ना, GLB, इसको कहा था मैंने इन्फीमम। ठीक, इन्फीमम, तो ये तो OC1 से लिख दो इसके एग्जाम को, OC2, तो ये दो एग्जाम पूरा करना चाहिए। अगर इन दोनों को पूरा करते ही क्या होगा, अतः ऐसा अरिक्त समुच्चय जो एफ के द्विआधारी है ना, बाइनरी ऑपरेशन,
बाइनरी ऑपरेशन को रखता हो तथा पूर्ण क्रमित अभिग्रहियों का यानी इन दोनों का पालना करता हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपना पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र। क्या कहलाएगा वो? पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र, कंप्लीट फील्ड एक्जियम। ठीक है, जो कि अपन शुरू से ही बात करते हैं, शुरू से इसी की बात चल रही थी। तो उसको कौन कौन से दो एग्जाम मिले? अब ये दोनों एग्जाम एग्जाम में कैसे आता है? अब एग्जाम में सीधा ही पूछ लेता है। वो क्या पूछेगा? पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र किन को फॉलो करना चाहिए? स्टेटमेंट 1 आ गया, 2 आ गया, तीसरा दोनों को आना गया और चौथा ऑप्शन आ गया कि दोनों को नहीं। तो अब अपन पढ़ के सीधा ही जवाब दे देते हैं। क्या कि भाई दोनों को फॉलो करना चाहिए, वही कहलाएगा। क्या है दोनों? क्षेत्र एफ के ऊपरी परिबद्धों का उच्चक विद्यमान हो, क्षेत्र एफ में निम्न परिबद्धों का निम्नक विद्यमान हो। तो ये जब विद्यमान होंगे तो क्या कहलाएगा? वो पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक अपना वास्तविक संख्या का प्रतिवेश। प्रतिवेश को पड़ोस यानी नेबरहुड से लिखते हैं ना। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे नेबरहुड। तो NBD कर देते हैं नेबरहुड को, नेबरहुड इन ऑफ ए पॉइंट, है ना, ऑफ ए पॉइंट। ऑफ ए पॉइंट क्यों लिखा? क्योंकि वो पॉइंट क्या है? वास्तविक संख्या है मेरी। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है? तो एक वास्तविक संख्या a है ना, कोई वास्तविक संख्या a है और एफ नल उसका परिवेश है। उस वास्तविक संख्या के आसपास का जो क्षेत्र है उसको एफ नल से लिख दिया। किससे लिखा इसको? एफ नल से, है ना। एक विवृत ओपन समुच्चय है ना, ओपन समुच्चय, ओपन अंतराल, अच्छा ओपन समुच्चय ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन होता है। तो इसे ही क्या कहेंगे? इसे कहते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, है ना। और इसको व्यक्त किसे किया जाता है? एन एप्सिलॉन और ए क्या है? उसका पॉइंट है, कोई पॉइंट क्या? कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली लिखेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए एप्सिलॉन तो लिखाएंगे से, उसका परिवेश ही वही है, प्रतिशेष परिवेश है ना। तो और ए माइनस एप्सिलॉन कोमा ए प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा आएगी, ना कि 0 बराबर होगा। और इसको लिखेंगे जब, और ये अपन जानते भी है, अगर इसको कहीं आपने देखा हो ना तो ये लिमिट की जब सीमा लगाई जाती है ना तब भी यही निकल के आता है अपने पास। क्या कि xn माइनस ए करेंगे तो एक पॉइंट मिलता है अपन को एप्सिलॉन, जिससे इसकी वैल्यू कम आनी चाहिए और एप्सिलॉन 0 नहीं होता है ना। तो ठीक वैसे ही है। तो उसका प्रतिवेश अगर उसमें से उसका प्रतिवेश अगर किसी संख्या में से उस संख्या को घटा दिया जाए, यानी किसी एक्सन या क्या है? एक्सन कोई सीरीज या सीक्वेंस श्रेणी या अनुक्रम में, जिसमें से या अनुक्रम भी लिख सकते हैं, साथ ही कोई फंक्शन फलन वगैरह है, उसमें से अगर मैं उस संख्या को घटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? एक एप्सिलॉन मिलेगा, और एप्सिलॉन क्या रहेगा? 0 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है? अगला टॉपिक है अपना निष्कासित प्रतिवेश। निष्कासित तो ये हो गया डिलीटेड, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? डिलीटेड। अब डिलीटेड को क्या किया जाता है? डिलीट किया जाता है ना। तो डिलीटेड यदि किसी वास्तविक संख्या ए के प्रतिवेश में से स्वयं संख्या को हटा दिया जाए। क्या किया मैंने? ये उसका प्रतिवेश था, मतलब जैसा अपन पढ़ते आए उसमें से स्वयं उस संख्या को हटा दिया। तो जैसे उस संख्या को हटाया तो अपने पास जो मिलता है वो क्या कहलाता है? ये निष्कासित। जो हटाया वो क्या कहलाता है? निष्कासित परिवेश। और जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? उस संख्या का निष्कासित प्रतिवेश, यानी डिलीटेड और प्रतिवेश डिलीटेड ऑफ ए पॉइंट, है ना। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है अपना वो है समुच्चय का सीमा बिंदु, है ना। सीमा बिंदु मतलब समुच्चय, लिमिट ऑफ ए सेट, है ना। क्या होता है ये? देखिए इधर, किसी समुच्चय ए क्या है? सबसेट हो आर का सीमा बिंदु एल होता है। क्यों, कब होता है? यदि एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश में, एप्सिलॉन अपन पढ़ चुके हैं, नेबरहुड में कोई बिंदु एल के अतिरिक्त ए
कि कम से कम एक अवयव विद्यमान हो जो कि इस वाली को फॉलो करे, है ना। क्या कि भाई कोई एल है, उसके प्रतिवेश एप्सिलॉन में एक, और जब एल को निष्कासित कर देंगे तो कम से कम एक तो अपन को क्या मिले, अवयव मिले। कौन सा? जो इस कंडीशन को पूरा करे। यहाँ क्या है, एक पाई नहीं होना चाहिए, पाई मतलब 0 नहीं होने चाहिए। इसकी कंडीशन याद कर लो, डायरेक्ट ये पूछ ली जाती है कि सेट की लिमिट, और डायरेक्ट स्टेटमेंट में ये वाला ऑप्शन दिया जाता है और यहाँ बराबर कर दिया जाता है बहुत सी बार। तो क्या याद करेंगे, जब भी लिमिट ऑफ ए सेट निकालेंगे कि एल माइनस एप्सिलॉन और कोमा एल प्लस एप्सिलॉन, अगर उसमें से डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट यानी एल निष्कासित प्रतिवेश को निकाल भी दें तो कम से कम अपने पास एक अवयव आना चाहिए, जो कि ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी लिमिट भी नहीं रहेगी। विवृत यानी ओपन, इसको लिख देते हैं ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट यदि कोई ई क्या है, यहाँ कोई सेट है ना, विवृत समुच्चय होता है यदि एप्सिलॉन 0 से बड़ा होना चाहिए, साथ ही इस अंतराल में x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का पालन करे। क्या पालन करे? वो कुछ इस तरह की कंडीशन को, किसको? इसको पालना करता हो। क्या है ये है कि अगर x माइनस एप्सिलॉन इंटू मतलब कोमा x प्लस एप्सिलॉन, इसमें मुझे कोई एलिमेंट मिल रहा है, कोई अवयव का जोड़ा कर्मित मिल रहा है, तो वो किसका वो होना चाहिए? सबसेट R का। और यहाँ R क्या है? तो यहाँ R कोई सबसेट है E का, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल जैसे E सबसेट है R का, तो उसी अंतराल में से कोई सब अगर कर्मित युग्म या ऑर्डर पेयर मिल रहा है तो वो भी किसका होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए R का। ठीक है, तो ये था अपना विवृत समुच्चय। अब समवर्त यानी क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट क्या होता है? यदि अब वापस एक विवृत, यदि एप्सिलॉन E मतलब कोई E है वो विवृत समुच्चय है, तब R अगर E के बराबर होता है, R अगर E के बराबर होता है वो सवर्त विवृत समुच्चय होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो आप इसे देखिए, पढ़िए दोबारा, क्योंकि हो सकता है ये नया हो आपके लिए बिल्कुल ही। पर इस जैसे स्टेटमेंट टाइप में पूरी थ्योरी थी, तो ये थ्योरी हो सकती है थोड़ी बोरिंग लगी हो आपको, पर इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बैठे जाए और पूछे जाते हैं, अपन उसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए अपन को नहीं पता कि वो क्वेश्चन आया कहाँ से था। तो वो क्वेश्चन इस तरह की थ्योरी से आता है। साथ ही फील्ड यानी क्षेत्र के बारे में ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ाया जाता है। जैसे ग्रुप थ्योरी चलेगी अपने सेट समुच्चय वगैरह की, अलजेब्रा की वगैरह की, तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। पर आज के लिए यही था। अब जो क्लास आने वाली है वो अपने जो रूल्स वगैरह जैसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज यानी अपसारी अनुक्रम सीरीज, कोसी सीरीज, फिर उनके टेस्ट वगैरह पे आएगी, तो उसमें अपने अच्छे सवाल मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।